फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए हम लोग आज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को पढ़ेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है ये आपको शुरुआत में बहुत ध्यान से समझना है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास एक फैमिली है जिसमें 2 चिल्ड्रन है। तो आप देखो अगर किसी फैमिली में 2 चिल्ड्रन है तो उनका सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकती हैं। तो आप देखो उनका फर्स्ट चाइल्ड बॉय हो सकता है, सेकंड भी बॉय, फर्स्ट बॉय सेकंड गर्ल, फर्स्ट गर्ल सेकंड बॉय एंड फर्स्ट गर्ल एंड सेकंड गर्ल। इन चारों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। दीज आर ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अब ये कहते हैं प्रोबेबिलिटी निकालो बोथ आर बॉयज होने की। गिवन साथ में लिखा हुआ है। जब हम किसी प्रोबेबिलिटी को गिवन कंडीशन के लिए निकालते हैं तो उसे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो एक्चुअली में निकालते तो हम यही है, इसी बात की प्रोबेबिलिटी, बट ये सोच के कि ये कंडीशन तो डेफिनेटली हो चुकी है। तो इसे लिखने का तरीका हम ए पार्ट के लिए समझेंगे। देखिए हमें जो फाइंड करना है वो बोथ आर बॉयज, इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। और अपॉन में हम लिख देते हैं कंडीशन क्या गिवन है। कंडीशन गिवन है कि एटलीस्ट 1 इज बॉय। तो अगर आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, मतलब गिवन कंडीशन के बेस पर आपको कोई प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए की, तो ये हो जाता है ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ऑफ पी। अब देखो बी हमने किसको माना है, एटलीस्ट 1 इज बॉय। तो दोनों ही केस में आप इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी निकालो। इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि जब डिनोमिनेटर की निकालो तो सिर्फ डिनोमिनेटर सोचो, न्यूमरेटर की निकालो तो सिर्फ न्यूमरेटर ही सोचो। फॉर कंप्लीट सैंपल स्पेस, मेन बात ये कंप्लीट सैंपल स्पेस के बेस पे ही निकालना है। अभी समझाते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, रिलैक्स रहो, सब समझ में आ जाएगा, 1 घंटे में तुम्हें अच्छे से आ जाएगी। आप देखो बी कंडीशन क्या है, बी कंडीशन को फॉलो करा तो पता लगा एटलीस्ट 1 इज बॉय, तो कम से कम 1 बॉय हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी है हमारे पास, 4, और इनमें से एटलीस्ट 1 बॉय हो, ऐसा 1 केस, 2 केस, 3 केस। न्यूमरेटर में क्या है, दोनों बॉयज भी हो और एटलीस्ट 1 बॉय भी हो। तो इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाला जो भी केस हो या जो भी केसेस हो, हम उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ऐसा तो 4 में से सिर्फ 1 ही केस है, क्योंकि बोथ आर बॉयज का तो सिर्फ 1 केस है। तो अब इसे सॉल्व करने पर हमारे पास आ गया ये 1/3। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। एक और चेक करते हैं इसी के साथ में। अब देखिए हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी किस बात की, कि बोथ आर गर्ल्स, और अपॉन में है एल्डर चाइल्ड इज गर्ल। तो हम इसे प्रॉपर नोटेशन में लाएं, दिस इज ए अपॉन बी। इन न्यूमरेटर हमें फाइंड करना है पी ए इंटरसेक्शन बी, इन डिनोमिनेटर हमें फाइंड करना है बी। पहले डिनोमिनेटर को ही फाइंड करो। देखो डिनोमिनेटर में ज्यादा केस होंगे, उनमें से कुछ केस या कोई केस न्यूमरेटर का बनेगा, कुछ या कोई बनेंगे उनमें से ही केस। जैसे कि बी में हमें क्या देखना है, एल्डर चाइल्ड इज गर्ल। कितने केस ऐसे जिनमें एल्डर चाइल्ड गर्ल है, फर्स्ट चाइल्ड इज गर्ल, ऐसे 4 में से 2 केस है। अब इन्हीं 2 पे फोकस करो। इन 2 में से ऐसे कितने केस हैं जिनमें बोथ आर गर्ल्स है, ए। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/4। तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। अब इसी बात को हम दोबारा से देखते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए। देखिए डिनोमिनेटर में क्या था, एटलीस्ट 1 इज बॉय। एटलीस्ट 1 इज बॉय के कितने केस थे, 1, 2 और 3, तो इसलिए 3/4। अब न्यूमरेटर में क्या देखना है, इन्हीं में से, इन्हीं केसेस में से बोथ आर बॉयज के कितने केस हैं, 1, इसलिए आया था 1/4। समझ में आ गई बात। सेकंड क्वेश्चन में एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ये देखा गया है कि उस कंपनी को जैसे ही ऑर्डर मिलता है तो वो अपने ऑर्डर को रेडी कर देती है फॉर द शिपमेंट, कि वो डिलीवरी के लिए रेडी है हमारा प्रोडक्ट। इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.85 है। अब उन्होंने प्रोडक्ट रेडी कर दिया, बट उसे डिलीवरी करने में भी कुछ टाइम लगता होगा, तो वो प्रोडक्ट रेडी भी हो गया एंड टाइम पर डिलीवर भी हो गया। इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.75 है। प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है कि उस कार के ऑर्डर की डिलीवरी टाइम पर हुई होगी अगर शिपमेंट हमारी टाइम पे रेडी थी। तो आप देखो कुछ गिवन है, इसका मतलब केस अपॉन वाला है, तो रेडी थी कार। प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है टाइम पर डिलीवरी की। ये गिवन है, जो गिवन है वो डिनोमिनेटर, ठीक है।
और ये हमारे पास हो जाएगा डिलीवरी इंटरसेक्शन रेडी, और अपॉन में आ गया रेडी होने की प्रोबेबिलिटी। आप देखो टाइम पर रेडी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.85, और डिलीवरी भी हुई हो और टाइम पर रेडी भी हो, दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.75। डेसिमल फिनिश, और ये आ गया 5 से करेंगे तो 15/17 इज द प्रोबेबिलिटी। इन थर्ड क्वेश्चन ये कहते हैं कॉलेज में 60% स्टूडेंट जो है वो क्रिकेट के शौकीन है, फॉन्ड ऑफ है, टेनिस के हैं 30% और दोनों के हैं 20%। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि एक स्टूडेंट को पिक कराया उन्होंने, एक स्टूडेंट को, और वो टेनिस क्रिकेट खेलना पसंद करता है। इट इज नोन दैट ही इज फॉन्ड ऑफ टेनिस। कुछ कंडीशन गिवन है या नहीं, तो इसका मतलब हमें प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की फाइंड करनी है, उसके क्रिकेट के शौक की, जबकि गिवन क्या है, वो टेनिस खेलना तो पसंद करता ही है। इसे इमीडिएटली आपको कन्वर्ट कर लेना चाहिए दो अलग अलग प्रोबेबिलिटी में। देखो अभी एक सिंगल प्रोबेबिलिटी, एक पी लग रहा है, यहाँ पे ये दो प्रोबेबिलिटीज में ब्रेक हो जाती है। अब यहाँ पर आप देखो कि टेनिस का शौकीन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 30%, और क्रिकेट एंड टेनिस बोथ ये आपके पास 20%। तो प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई 2/3। बी पार्ट में कहते हैं ना तो उसे क्रिकेट पसंद एंड ना ही उसे टेनिस पसंद। ये आपको मैंने बताया हुआ है लास्ट क्लास में डिमॉर्गन्स लॉ से। तो ये हो जाएगा क्रिकेट यूनियन टेनिस का होल नॉट। अब अगर नॉट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ये हो गया क्रिकेट यूनियन टेनिस। तो यहाँ से आएगा क्रिकेट के शौकीन होने की प्रोबेबिलिटी, टेनिस के शौकीन होने की प्रोबेबिलिटी, क्रिकेट इंटरसेक्शन टेनिस के शौकीन होने की प्रोबेबिलिटी। क्रिकेट 60%, टेनिस 30%, बोथ 20%, 60-30, 90 - 20 70, और ये आ जाएगा आपके पास में 30/100, और प्रोबेबिलिटी आ गई 3/10। फोर्थ क्वेश्चन में कहते हैं क्लास में 25% स्टूडेंट्स मैथ्स में फेल हो गए हैं। इसे पर्सनली ना लें, ठीक है, ये जस्ट एक क्वेश्चन है और इस प्रश्न का संबंध किसी भी जीवित व्यक्ति पात्र से नहीं है। इसमें सभी पात्र काल्पनिक है, ठीक है। अगर इसका किसी से कोई लिंक बनता है तो वो पूरी तरह एक कोइंसिडेंस है, ठीक है। फिजिक्स में 15% फेल हो गए हैं और दोनों में 10% फेल हो गए हैं। अब एक स्टूडेंट के बारे में तुम्हें पता लगा कि यार ये बंदा फिजिक्स में फेल हुआ है, प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालो कि वो मैथ्स में भी फेल हुआ होगा, ठीक है। अब गिवन कंडीशन देखिए आपके पास क्या है कि वो मैथ्स में फेल है, प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो फिजिक्स में फेल है। तो डिनोमिनेटर में तो सिर्फ मैथ्स पे ध्यान दो और न्यूमरेटर में मैथ्स में भी और फिजिक्स में भी। मैथ्स में फेल हुआ होगा इस बात की प्रोबेबिलिटी 25% मीन्स 25/100, और मैथ्स फिजिक्स दोनों में मीन्स 10/100। तो प्रोबेबिलिटी आ गई 2/5। सेकेंड पार्ट में कहते हैं कि वो फिजिक्स में फेल है, मैथ्स में फेल होने की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो ये हो गया मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स, और ये आ गया फिजिक्स। तो फिजिक्स में फेल होने की प्रोबेबिलिटी है 15/100 और दोनों में फेल होने की 10/100। तो प्रोबेबिलिटी आ गई 2/3। फिर कहते हैं भाई या तो मैथ्स में फेल हुआ होगा या फिजिक्स, मतलब कहीं ना कहीं फेल जरूर हुआ है, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो मैथ्स फिजिक्स, मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स, मैथ्स वाले 25, फिजिक्स वाले 15, दोनों वाले 10, 40, 30, प्रोबेबिलिटी, मतलब ऐसा 10 में से 3 बच्चों के साथ हो रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन में कहते हैं हॉस्टल में 60% स्टूडेंट्स हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 40% इंग्लिश पढ़ते हैं और 20% दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालो कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स ना हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ते ना इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते। तो आप देखो हिंदी नहीं पढ़नी, इंग्लिश भी नहीं पढ़नी, तो इसका मतलब डिमॉर्गन लॉ लगेगा उन पर। अब
तो ये हो जाएगा हिंदी यूनियन इंग्लिश का नॉट, जिसे हम 1 माइनस पी हिंदी यूनियन इंग्लिश लिख सकते हैं। और ये बन गया हिंदी का न्यूज़पेपर, इंग्लिश का न्यूज़पेपर, हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश का न्यूज़पेपर। हिंदी वाले 60, इंग्लिश वाले 40, दोनों वाले 20। 60 40 100 माइनस 20 80, और 1 में से माइनस करेंगे तो 20/100 प्रोबेबिलिटी आ गई 1/5। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं क्लास में 35% स्टूडेंट पुअर हैं और 20% ऐसे जो मेरिट में आते हैं और 15% ऐसे हैं जो पुअर भी हैं और मेरिट में भी आते हैं। अब उन्होंने एक स्टूडेंट को पिक किया, उसके मेरिट में आने की प्रोबेबिलिटी निकालो, जबकि गिवन ये है कि वो पुअर है। तो देखिए अगर हम इसे कंडीशन प्रोबेबिलिटी के बेस पे देखें, क्योंकि ये कंडीशन गिवन है, तो पुअर तो वो है, अब मेरिट में होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो न्यूमरेटर में हम लोग लिखेंगे मेरिट में भी है एंड पुअर भी है, और डिनोमिनेटर कि वो पुअर है। अब पुअर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 35/100, मेरिट एंड पुअर 15/100, तो ये आ गया 3/7। 7th क्वेश्चन में बात हो रही है एक पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करने की। देखिए जब भी पेयर ऑफ डाइस की बात आए या एक डाइस को 2 बार थ्रो करने की बात आए, आप समझ जाना बात एक ही है। एक कॉइन को 10 बार टॉस करना हो या 10 कॉइन्स को एक बार टॉस किया जाए तो प्रोबेबिलिटी में वो सेम आउटकम्स देते हैं। खैर अभी आते हैं हम मेन बात पर। ये कहते हैं कि इसमें हमारे पास 2 डाइस हैं, हमने उन्हें थ्रो किया। अब उन पे जो ऊपर नंबर आता है उसके सम 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? गिवन ये है कि सेकंड डाई ऑलवेज एग्जिबिट 4, मतलब उस पर 4 ही आता है, फिक्स है ये बात। तो एक काम करते हैं, इसे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में लिखते हैं कि भाई सेकंड डाई पर तो 4 आ ही रहा है, अब आपको क्या चाहिए? सम 8 चाहिए। तो अगर हम इसे देखें तो न्यूमरेटर में क्या आएगा कि भाई सम 8 भी होना चाहिए एंड सेकंड डाई पर 4 भी आना चाहिए। डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए? बस सेकंड डाई पर 4। तो अब देखो सेकंड डाई पर 4, आपके पास जब 2 डाइस होती हैं तो उनकी आउटकम्स क्या है? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 6 6 से लेकर 6 6 तक टोटल 36 आउटकम्स होती हैं। इनमें से ऐसी कितनी आउटकम्स हैं जिनमें सेकंड पर 4 आता है? 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4, सेकंड डाई पर 4 चाहिए बस। तो सेकंड डाई पर 4 वाले 36 में से कुछ भी आ सकता है, पर ऐसे 6 केस हैं। इनमें से ऐसे कितने केस है जिनमें सम 8 आएगा? 1। तो 36 में से टोटल बन गया हमारा सिर्फ 1 केस। तो प्रोबेबिलिटी आ गई आपके पास 1/6। नंबर 8 में ये कहते हैं कि 1 से लेकर 11 तक हमारे पास में 11 इंटीजर्स हैं, जिनमें से हमने कोई 2 इंटीजर्स को सेलेक्ट करा। वो 1 और 2 भी हो सकते हैं, 1 और 3 भी हो सकते हैं, 1 4 भी हो सकते हैं, 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 11 2 1 2 2 2 2 नहीं होगा, 2 3 होगा, 2 5 होगा, 2 11 होगा, कुछ भी हो सकते हैं। अब गिवन ये है कि उनका सम ऑड आया है और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो दोनों नंबर्स ऑड हैं। और यहाँ पर गिवन है कि सम आपका सम इवन आया है और प्रोबेबिलिटी हमें निकालने की वो दोनों के दोनों नंबर्स हमारे ऑड हैं। देखिए अगर मैं ए और बी कंडीशनल की फॉर्म में सोचूं तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन भी आएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आएगा बी, मतलब बी में से कुछ केस होंगे जो न्यूमरेटर में आने हैं। अब हम सोचने लगे कि भाई सम इवन आता कब है? 1 और 2 से इवन नहीं आएगा, 1 और 3 से आएगा एक केस। अब पहली बात यह है कि 1 और 11 में से मैं अगर नंबर्स निकालूं तो 2 नंबर मुझे निकालने हैं, ठीक है? तो 2 नंबर्स आपने क्या करा, आपने 11 में से कोई 2 नंबर्स निकाले, ठीक है यहाँ तक? और देखना जरा इंटरेस्टिंग चीज है। और उनका सम कैसा है? बी का मतलब क्या है? सम इवन आना। अगर हम लोगों ने पहली क्लास सीरियसली पढ़ी थी तो उस वक्त ही हमें ये बात पता लग जाती है कि सम इवन कब आता है। या तो दोनों नंबर्स हमारे इवन हो, तो मैं ये कह रहा हूँ या बोला मैंने अभी
तुम भी या बोलोगे, या बोलना पड़ेगा। या तो हमारे दोनों नंबर्स कैसे आए होंगे, बोथ आर इवन रहे होंगे, या दोनों कैसे रहे होंगे, बोथ आर ऑड। और न्यूमरेटर में हमें क्या चाहिए, दोनों कैसे थे, ऑड थे, तो हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए बोथ आर ऑड की। अब जरा इसे यहां से कनेक्ट करते हैं, ये चलेगा? आप सोचो भाई, देखो बी में सम कैसा होना चाहिए, इवन, तो इवन के ये केस है सारे डन। इनमें से कुछ केस ऐसे होंगे जो ए को सेटिस्फाई करेंगे, या सारे होंगे, मैंने कहा था एक होगा या कुछ होंगे। अब देखो इनमें से हमें ऊपर कौन सा केस चाहिए, दोनों ऑड वाला, मतलब ये केस हमें ऊपर चाहिए। आपने दोनों इवन आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, आपने 11 में से कोई 2 नंबर निकाले, दोनों आपके कैसे आए हैं, इवन। अब देखो 1 से लेकर 11 तक की बात करें तो 2, 4, 6, 8, 10 ये तो इवन होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये आपके ऑड होते हैं। आपने 11 में से कोई 2 नंबर निकाले, वो दोनों कैसे आए हैं, इवन, इसका मतलब वो उन 5 में से कोई 2 आए हैं। या आपने 11 में से कोई 2 नंबर निकाले, वो दोनों कैसे आए, ऑड, इसका मतलब वो इन 6 में से कोई 2 आए, दोनों ऑड आए हैं, तो इसका मतलब 6C2 और 11C2 आ जाएगा ऊपर। इन 9 क्वेश्चन बात हो रही है 52 कार्ड्स में से 3 कार्ड्स के सक्सेसिवली निकालने की। इसका मतलब है 1 बाय 1 निकालेंगे, एक के बाद एक, विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है। इसका मतलब ये होता है आपने कार्ड निकाला, देखा, साइड में रख दिया। अगर आपने कार्ड निकाला, देखा और उसी में वापस रख दिया, दिस इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट, कार्ड कम नहीं हुए। बट विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब यह है कि आपने कोई कार्ड निकाला, देखा, साइड में रख दिया, पहले 52 थे अब 51 हो जाएंगे। रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट का अंतर आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब ये कहते हैं आपके पहले 2 कार्ड किंग निकले हैं, तो हम ये कह सकते हैं हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पहला कार्ड किंग निकलाओ एंड दूसरा कार्ड किंग निकलाओ एंड तीसरा कार्ड एस निकलाओ। ओके, ये बहुत इजी है, पहले इसे इजीली कर लेते हैं। आपने 52 में से कोई एक कार्ड निकाला, वो आपका किंग आया। इस धरती पर 4 किंग पाए जाते हैं कार्ड्स में, वो उन 4 में से कोई एक आया। एंड फिर आपने बचे हुए 51 में से कोई एक कार्ड निकाला, वो बचे हुए 3 किंग में से कोई एक कार्ड आ गया। एंड फिर आपने बचे हुए 50 कार्ड्स में से एक कार्ड और निकाला, वो आपका एस आया, एस आपके 4 के 4 बाकी थे, आ गया। ये प्रोबेबिलिटी हो गई, क्वेश्चन खत्म हो गया, कोई परेशानी नहीं। इसमें खास बात है उसे समझ लीजिएगा, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्यों आता है। क्वेश्चन हो गया है, सब कुछ हो गया है, मार्क्स मिलेंगे, बट अगर किसी टीचर ने ध्यान से पढ़ लिया ना और उसे पता हुई ये बात, तो इसे कैसे लिखना चाहिए वो देखिए एग्जाम में क्या है। आपका पहला कार्ड किंग आया एंड पहला कार्ड किंग आने के बाद दूसरा कार्ड किंग आया एंड पहला कार्ड किंग आया एंड दूसरा कार्ड किंग आया। अब प्रोबेबिलिटी निकालो कि तीसरा कार्ड एस आया। दिस इज एग्जैक्ट नोटेशन। बोर्ड में आप ये करके आ जाते हैं, आपको मार्क्स टीचर काट के कुछ भी दे सकता है। मतलब अगर इन केस 4 में आया है, सपोज 2 नंबर का क्वेश्चन है ऐसे, तो वो आपको 1 देगा या काट भी सकता है, 1 ही देगा ज्यादा से ज्यादा, सिर्फ इस स्टेप की वजह से। क्योंकि ये डायरेक्ट ऐसे नहीं, ये इस वजह से हुआ है क्योंकि पहला किंग के बाद दूसरे किंग की प्रोबेबिलिटी, ये कंडीशन हो चुकी है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, ये दोनों हो चुके हैं, अब एस के निकलने की प्रोबेबिलिटी। दिस इज कॉल्ड विदाउट रिप्लेसमेंट। इन 10th क्वेश्चन 2 डाइज हैं, हमने उनको थ्रो किया। अब जब भी 2 डाइज होती है तो पॉसिबल आउटकम जो होती है, सैंपल स्पेस बनता है 36 का, 1 से लेकर 6 तक। कहते हैं प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालो कि दोनों डाइस के ऊपर जो सम आ रहा है वो 9 आया नंबर्स का, और इट इज गिवन नोन कि फर्स्ट डाई पर हमेशा 5 आएगा। तो आप देखिए प्रोबेबिलिटी हमें सम के 9 की निकालनी है, गिवन ये है फर्स्ट डाई पर हमेशा 5 आएगा। तो अब हम यहाँ कहेंगे कि फर्स्ट डाई पर तो 5 आएगा ही आएगा, और न्यूमरेटर में सम 9 भी हो एंड फर्स्ट डाई पर 5 भी हो। ठीक है, तो अब देखो 36 आउटकम में से ऐसे कितनी आउटकम्स हैं जिनमें फर्स्ट डाई पर 5 आता है। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 से आ गई 6। अब इन 5 1 5 2 5 3 वालों में से ऐसी कितनी है जिनमें सम 9 आता है, सिर्फ एक 5 4।
तो ये हो गया आपका 1/36 प्रोबेबिलिटी आ गई 1/6। इन 11th क्वेश्चन ये कहते हैं हमने 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकाला, प्रोबेबिलिटी इस बात को निकालो कि वो किंग आया है, गिवन ये है कि वो एक जेड कार्ड आया है। तो देखिए इसे अगर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि कंडीशन गिवन है कि भाई कार्ड तो रेड आया है, अब प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें कि वो किंग आया है, तो डिनोमिनेटर में आएगा रेड होने की प्रोबेबिलिटी, न्यूमरेटर में आएगा किंग भी हो और रेड भी हो। अब देखो एक कार्ड निकला है वो रेड है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 26/52। इन 26 में से ऐसे कितने हैं जो किंग भी होते हैं और रेड भी होते हैं? वैसे तो रेड है तो 2 ही हुए ना वो, तो ये आ गया 2/52, प्रोबेबिलिटी आ गई 1/13। 13 क्वेश्चन में हमारे पास एक बैग है जिसमें 5 रेड और 7 व्हाइट बॉल्स हैं, और हमने 2 बॉल्स निकाली इन सक्सेशन, मतलब 1 by 1, कोई रिप्लेसमेंट नहीं करा गया है। अब ये कहते हैं वो दोनों बॉल व्हाइट निकली, उस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो इसका इन्होंने कहा है पहली बॉल व्हाइट निकली हो एंड दूसरी बॉल व्हाइट निकली हो। अब देखो मैंने आपको नोटेशन के बारे में सिखाया था, अब उसका वक्त आ गया है। पहली बॉल व्हाइट निकले एंड पहली बॉल व्हाइट निकलने के बाद दूसरी बॉल व्हाइट निकले। अब आप जरा इस रिलेशन को देखो कि अगर मैं आपसे कहता दूसरी बॉल व्हाइट निकले, पहली व्हाइट निकल चुकी है, तो इसे आप कैसे निकालते? प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट 2 इंटरसेक्शन व्हाइट 1 और अपॉन में आया प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट 1। आप देखो हमें आपकी बार ये निकालना है, तो इधर जाएगा या नहीं जाएगा? ये एक तरह का डेरिवेशन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, अगर ध्यान से समझ पा रहे हो। अगर ये क्वेश्चन होता इट इज गिवन फर्स्ट बॉल इज व्हाइट, नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी सेकंड बॉल ड्रॉन इज आल्सो व्हाइट, तो हम यही लिखते हैं ना, सेकंड बॉल के व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी जबकि फर्स्ट व्हाइट आ चुकी है। फिर इसे सॉल्व करने के लिए W2 W1 का इंटरसेक्शन करते हैं, अपॉन में W1 करते हैं। अब की उन्होंने क्या बोला है? पहली व्हाइट निकली एंड दूसरी व्हाइट निकली, पहली व्हाइट निकली एंड दूसरी व्हाइट निकली, तो हम लोग क्या कर देते हैं? हम तो सीधे लिखते हैं पहली व्हाइट निकली दूसरी व्हाइट निकली, लेकिन सोच के देखो हमें ये निकालना है ना, तो इसका लिए उधर जाना चाहिए ना, और ये उधर गया तो देखो ये, इसलिए ये नोटेशन एग्जैक्ट होता है। कंडीशन का मतलब समझ में आया? सक्सेशन में भी कंडीशन प्रोबेबिलिटी अप्लाई होती है, हम लिखें या ना लिखें। पहली बॉल व्हाइट निकली होगी, आपने तो 12 में से कोई एक बॉल निकाली थी, ठीक है, एक बॉल निकाली थी, वो व्हाइट आई है, इसका मतलब वो 7 में से कोई एक आई है, एंड आपने बची हुई 11 में से कोई एक बॉल निकाली है, वो व्हाइट आई है, वो व्हाइट आई है, इसका मतलब बची हुई 6 में से कोई एक आई है। क्वेश्चन नंबर 14 में एक कॉइन को हम तब तक टॉस करेंगे जब तक हेड ना आ जाए, या 3 बार टॉस करेंगे, ठीक है भाई, 3 बार टॉस करेंगे या हेड आते रुक जाएंगे। इसलिए जैसे आप कोई गेम खेलने जाते हो तो आप कह लोगे भाई जब तक मैं जीतता रहूंगा मैं खेलता रहूंगा, ठीक है, या अगर मैं 3 बार हार गया तो कहानी खत्म, मतलब कुछ इस तरह की कंडीशन, इसे हम चेंज करके बताएंगे अभी। प्रोबेबिलिटी हमें इस बात की निकालने की, कॉइन 3 बार टॉस हुआ है, कॉइन 3 बार टॉस हुआ है, 3 टाइम्स टॉस हुआ है, और गिवन ये है कि हेड आपका फर्स्ट टाइम में नहीं आया था। डन। मैं इसका सैंपल स्पेस बनाकर दिखाता हूँ पहले आपको कि पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, ठीक है। हो सकता है पहली बार में ही हेड आ गया हो तो आप रुक जाओगे, क्योंकि आपने कहा था हेड आते ही हम रुक जाएंगे, या पहली बार में हेड नहीं आया था इसलिए आप दूसरी बार खेले और ईश्वर की कृपा से दूसरी बार में हेड आ गया, या आपका पहली बार में हेड नहीं आया इसलिए आप दूसरी बार खेले, दूसरी बार में हेड नहीं आया इसलिए आप तीसरी बार खेले और तीसरी बार में हेड आ गया, या आपका पहली बार में हेड नहीं आया इसलिए आप दूसरी बार खेले, दूसरी बार में हेड नहीं आया इसलिए आप तीसरी बार खेले, तीसरी बार में हेड नहीं आया, अब आप रुक गए क्योंकि 3 बार खेल चुके हो, 3 बार से ज़्यादा खेलना नहीं है। डन। अब डिनोमिनेटर में क्या है? पहली बार में हेड नहीं आया तो पहली बार में हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी रखेंगे, और न्यूमरेटर में रखेंगे 3 बार खेलने की प्रोबेबिलिटी। तो 3 बार खेलने की प्रोबेबिलिटी में हमारे पास 2 केस हैं, ठीक है, अभी बताएंगे आपको, बहुत ध्यान समझना है इसकी प्रोबेबिलिटी को। पहली बार में हेड नहीं आया है तो इसका मतलब ये तीनों केस 3/4 नहीं करेंगे, ये सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाएगी इसमें। अब सुनो,
पहली बार में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। पहली बार में हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, पहली बार में हेड नहीं आया इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, पहली बार में हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/2 और 1/2। आप देखो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, ना आने की भी 1/2 है, क्योंकि टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। आप देखो क्या हर केस की प्रोबेबिलिटी सेम है, इसलिए हम इन्हें काउंटिंग के बेस पे नहीं लेंगे। अब हमारा सैंपल स्पेस सही है अगर उनका सम 1 है। ओके, एनसीईआरटी में इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो रही है, आपको बताएंगे किसी ने एनसीईआरटी लाओगे तब, यहाँ पर उसमें एक गड़बड़ हो रही है। अब आप देखो जरा इनका डिनोमिनेटर सेम करो, एक 2 यहाँ बढ़ाना पड़ेगा और 4 यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, 4 2 6 और 8/8 आ रहा है 1, इसका मतलब सैंपल स्पेस सही है। डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए, हेड, पहली बार में हेड नहीं आया, इसका मतलब ये सारी प्रोबेबिलिटी मैं इन सबको निकालूं 1 - 1/2 करूंगा तो 1/2 आएगी या नहीं। आप इन तीनों का सम करके देखो, ये या एक और अच्छा काम भी हो सकता है कि भाई पहली बार में हेड नहीं आया, इस बात के केस हो गए, इस बात के केस हो गए कि भाई पहली बार में हेड नहीं आया था एंड दूसरी बार में हेड आया था, या पहली बार में हेड नहीं आया था, दूसरी बार में हेड नहीं आया था, तीसरी बार में हेड आया था, या पहली बार में हेड नहीं आया था, दूसरी बार में हेड नहीं आया था और तीसरी बार में भी हेड नहीं आया। न्यूमरेटर में हमें क्या चाहिए, वो केस जो इनमें से ही कुछ होंगे या कोई होगा, ये बोला था ना, वो केस चाहिए जिनमें 3 बार कॉइन टॉस हुआ है। इसका मतलब ये वाले केस, एक तो पहली बार में हेड नहीं आया, दूसरी बार में हेड नहीं आया, तीसरी बार में हेड आया, पहली बार में हेड नहीं आया, दूसरी बार में हेड नहीं आया, तीसरी बार में हेड नहीं आया। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज लिखो, ठीक है, हेड नहीं आया 1/2 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 सॉल्व करके आ गया 2/8, यहाँ से आ गया 1/2, मतलब 4/8, आंसर आ गया 1/2। एक कंपनी में 2 वैकेंसी थी और उसके लिए एक्स भी इंटरव्यू के लिए गए और वाई भी इंटरव्यू के लिए गए। अब एक्स सेलेक्ट होंगे इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, वाई रिजेक्ट होंगे इस बात की प्रोबेबिलिटी 4/5 है। तो प्रोबेबिलिटी इस बात को निकालने की, उनमें से सिर्फ एक ही सेलेक्ट हुआ। देखिए हो, अब एक सेलेक्ट हुआ है तो हम लोग ये कह सकते हैं, हो सकता है एक्स सेलेक्ट हुआ हो एंड वाई रिजेक्ट हुआ हो, वाई सेलेक्ट ना हुआ हो, या एक्स रिजेक्ट हुआ हो और वाई सेलेक्ट हुआ हो। अब एक्स सेलेक्ट हुआ होगा इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/3, वाई रिजेक्ट हुआ होगा इस बात की प्रोबेबिलिटी 4/5, एक्स रिजेक्ट हुआ होगा इस बात की प्रोबेबिलिटी 2/3, वाई सेलेक्ट हुआ होगा इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/5, क्योंकि रिजेक्ट की है 4/5 तो वाई के सिलेक्शन की है 1/5 और एक्स के रिजेक्शन की है 2/3, और यही आ गया आपका आंसर।